नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाथ टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीजन 2 में। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग पर। अगर दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट विजुअली इम्पेयर्ड है तो उन्हें क्या चैलेंजेस आते हैं अपने बच्चे की लुक आफ्टर करने में। तो 2 एपिसोड्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं रेडियो उड़ान पर और आज हम बात करने वाले हैं 3 to 5 इयर्स तक के बच्चों के पेरेंट्स को जो चैलेंजेस आते हैं। दोस्तों, आपके बहुत ही फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने फीडबैक्स रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड होती है उसके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर मुझे jyoti@radioudan.com पर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम कवर करें वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सी सजेशंस और बहुत से फीडबैक्स मुझे ऑलरेडी मिल रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो उड़ान को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज फिर से 3 मदर्स हैं। तीनों के एक्सपीरियंसेस समझेंगे, सुनेंगे, सॉल्यूशंस पर बात करेंगे और क्या चैलेंजेस आते हैं खास करके उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं सुरभि मुदगल, हैदराबाद से हैं। सुरभि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो लिसनर्स, हेलो ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये शो में इनवाइट करने के लिए। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव ऑफ दिस टॉपिक ऑफ पेरेंटिंग ऑफ अ विजुअली चैलेंज्ड पेरेंट्स का क्या चैलेंजेस है। दिस इज क्वाइट यूनिक टॉपिक सो फार इन माय एक्सपीरियंस, सो रियली विल हैव लॉट ऑफ डिस्कशंस गोइंग अहेड इन दिस शो। सुरभि की डॉटर है, 4.5 इयर्स की है, तो उनके एक्सपीरियंसेस हम समझेंगे, जानेंगे। मेरे साथ स्वाति सक्सेना जी हैं जयपुर से। स्वाति जी, आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार ज्योति, नमस्कार लिसनर्स, और आप सभी का धन्यवाद इस शो को इतना प्यार देने के लिए और अपनी फीडबैक्स हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। तो मेरे साथ सान्या जैन जी हैं चंडीगढ़ से। सान्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी डॉटर है 8 इयर्स की। आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। हेलो ज्योति, हेलो लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आप टाइम पर हमारे दिए हुए व्यूज को, हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। सो ये शो और आगे जाए और लोगों के लिए और हेल्पफुल रहे। जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि 3 to 5 इयर्स के बच्चों के पेरेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है जब बच्चा 3 साल का होता है, उसे स्कूल में डालना होता है और बच्चा लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। और बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, ना तो हम उसकी राइटिंग पर ध्यान दे पाएंगे, देख पाएंगे फ्रैंकली स्पीकिंग, और ना ही हम जब वो रीड करता है तो हम नहीं चेक कर पाते कि वो सही रीड कर रहा है, सही अल्फ़ाबेट को, क्योंकि ये सब विजुअल है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आप तीनों ने किया, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ सान्या जी आपके पास। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये टाइम पीरियड बहुत चैलेंजिंग होता है एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, क्योंकि कहाँ वो देख नहीं पा रहा और उसके आगे ये आने वाली सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने बच्चे से रिलेटेड, वो चाहता भी ये होता है कि उसका बच्चा बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। उस केस में जो मुझे लगता है और जो हमने किया भी, कि पहले से ही स्कूल जाने से पहले हमने उसको गेम्स के थ्रू, मैग्नेटिक बोर्ड्स के थ्रू, नंबर्स, अल्फाबेट्स, इन सब चीज़ों की पहचान उसको करवा दी थी। उसके बाद हमने इसी तरह से, जैसे एट, तो वहाँ पर वो लिखती थी उस मैग्नेटिक बोर्ड पे कि 80 एट होता है। ये हम मतलब उसको चाहे साउंड्स नहीं पता थे, हम उसको कहते थे लिख 80 एट, सो AS एज। तो इस तरह से हम छोटे छोटे उसको 2 लेटर्स वर्ड्स भी लिखवाते थे। सो मतलब चैलेंजेस बहुत आए, बट फिर भी उन चैलेंजेस को ओवरकम किया हमने अपनी पेशेंस के साथ, स्ट्रगल के साथ। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, दूसरा इशू आता है बच्चे को लिखना सिखाना। उसमें तो मैं यही कहूँगी कि हमें हेल्प लेनी ही पड़ती है।
इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो हमने तो इसकी ट्यूशन स्कूल जाने से पहले ही लगा दी थी। राइट, हमने उस पे बर्डन तो कोई नहीं डाला, बट जस्ट उसको पेंसिल पकड़ना सिखाना, जो कि हम नहीं सिखा सकते। सो ये छोटी छोटी चीजें जो कि बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, बट एक टीचर है स्कूल में जहां पर उसने सारे बच्चों पर ध्यान देना है। वो सिर्फ एक अकेले विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के बच्चे पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वहां पर एज बीइंग अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पहले ही उस चीज के लिए रेडी करें। यस, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये होता है कि जनरली जब बच्चा स्कूल जाता है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और हमें ये देखना है कि बच्चा पीछे ना रह जाए, इस चीज़ को भी इंश्योर करना है, क्योंकि वो बच्चे के लिए भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और पेरेंट्स के लिए भी। फिर उसने जो करना है, जो सीखना है, वो बाद की बात है, बट स्कूल जाने से पहले हमें उसे उतना प्रिपेयर करना होता है कि 6 मंथ्स का सिलेबस उसको पहले से ही आता हो, ताकि ना हमें कोई प्रॉब्लम आए ना बच्चे को। ओके, नाइस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वाति जी, आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? ज्योति, मैंने जो किया था इस चीज़ के लिए, मेरा जो बेटा था वो पहले से ही मैंने उसको डे केयर में डाल के रखा हुआ था। मतलब इसने तो जा रहा था ये स्कूल, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर हैंडल होती थी, वो लोग सिखाते थे इसको, जैसे अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करना। लेकिन उसका प्रोग्रेस वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना इज़ इम्पॉर्टेंट बीइंग अ पेरेंट। हम ट्यूशन लगवा देंगे, वो बच्चा वहाँ पे सीखेगा डेफिनेटली, बट उस प्रोग्रेस को ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट है कि वो जो वहाँ पे जा रहा है वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। तो उसके लिए मैंने जो किया था वो मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था। बचपन की हमने बुक्स खरीदे थे। बचपन एक प्री स्कूल है, उसके बुक्स आते हैं 25 या 26 बुक्स का सेट आता है। उसके साथ एक पेन आता है, वो पेन को अगर आप बुक पे रखोगे तो वो रीड बोलता है कि वो ए है, वो बी है, क्या है, वो स्पेल भी करता है। इनफैक्ट वो स्मॉल लेटर है, बिग लेटर है, कैपिटल है, वो भी बताता है। तो हमने ये बचपन के जो बुक्स थे हमने ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज करे, और उसमें मतलब बेनिफिट ये होता था कि हम उसको पूछते थे कि व्योम में कौन सा लेटर है, तो अगर वो हमें गलत भी बताता तो हमें पता चल जाता था कि हाँ ये गलत बता रहा है कि ये सही बता रहा है। तो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू दैट पेन एंड दैट बुक। तो बचपन के जो बुक का सेट था दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और जो सेकंड मैंने जो हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो शायद मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा या कितने लोग एक्चुअली उसको यूज़ कर पाएंगे, बट क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ तो मुझे अल्फ़ाबेट्स लिखने आते हैं, मतलब कौन सा लेटर कैसे बनता है वो चीज़ पता है। तो मैं उसको 4 लाइन्स पे या 2 लाइन्स में जो होता है वैसे तो नहीं, बट अगर हम स्लेट पे मैं उसको हाथ पकड़ के लिखवाना, मतलब एटलीस्ट शेप में बनवा पाती थी, इतना मैं करवा पाती थी। तो एक 1 लेटर एट अ टाइम वो मैं उसको ट्रेस करवा सकती थी, क्योंकि मुझे लेटर बनाना आता है कि उसका शेप कैसा होता है, ए कैसा, स्मॉल ए कैसा लिखते हैं, कैपिटल ए कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ मैं एक करती थी। तो दीज वर जो सानिया जी ने बोला वो तो हेल्पफुल है। मैंने एडिशनली जो किया वो ये चीज़ें 2 चीज़ें करी थी। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। बचपन का जो आपने बताया है ये बहुत हेल्पफुल है। इवन मैंने अभी तक ये बाय नहीं की, पर टैबलेट शेप का एक जैसे लैपटॉप टाइप या टैबलेट होता है जैसा, उस तरह से है इसके पास। तो उस पर बना हुआ है, वो बटन प्रेस करते हैं तो ए अनाउंस करता है, बी अनाउंस करता है। तो थोड़ा मैं उसकी हेल्प से इसको करवा पाती हूँ। अगर ये रिकग्नाइज करता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये राइट बताता है या रॉन्ग। बचपन बुक्स का मुझे एक और बेनिफिट जो थी ये भी लगा था कि जब आप बुक्स को इंट्रोड्यूस करते हो बुक्स बच्चे के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फाइन, मतलब वो बहुत हेल्पफुल होती हैं चीज़ें, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें लेटर ऑन स्टेज पे बच्चों के साथ बुक्स तो इंट्रोड्यूस करने हैं, उनको बुक्स रीड करने की हैबिट, ये सब इस तरीके की हैबिट्स डालना है। तो डैट वाज आल्सो वन ऑफ आवर इंटेंशन कि उसको स्टार्टिंग से वो बुक्स देखता रहेगा तो शायद उसके दिमाग में बुक्स के लिए एक पॉजिटिव इमेज बने और वो आगे चल के बुक्स को लव करे, रादर देन कि वो बुक्स को हेट करना स्टार्ट करे या फिर बुक कवर्स रहे। तो एक पर्पस ये भी सॉल्व होता है उससे। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सुरभि, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो ज्योति, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कंसंट्रेट किया था कि इन सेलेक्टिंग द स्कूल,
मेरा एंड मेरे हस्बैंड का कंसंट्रेशन ये था कि वी बेटर गो फॉर अ स्कूल वेयर देयर इज़ अ मिनिमल इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो, जानकारी की व्हाट इज़ मीन बाय इंक्लूसिविटी, ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इंक्लूसिव हो, ताकि वो लोग हमारे व्यूज़ एंड हमारी फीलिंग्स को समझ पाए। ये ना हो कि वी आर विजुअली चैलेंज्ड एंड सो द प्रिंसिपल और द स्कूल इज़ लाइक कि oh they should not get a question mark ki visually challenged, so how are you going to proceed with your kids, mainly in the education part. The school which I have opted, it's very inclusive, I can say. I am very much happy with the atmosphere and the understanding what they are carrying with me. तो ये स्कूल से मेरे को जो बेसिक सपोर्ट मिल रहा है कि एक तो वो लोगों की मेंटालिटी, उनकी जो फिलॉसफी है, दैट इज़ क्वाइट स्विंकिंग विथ मी एंड माय हस्बैंड एज वेल। तो वहाँ हमारा एक चैलेंज क्लियर हो गया। एंड सेकेंड थिंग जो आ रही है कि उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ स्क्रिबलिंग हो गई, लाइंस ड्रॉ हो गया, उसी पे उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया अपने आप को, बिकॉज मैं चाह रही थी कि उसकी जो टर्म रिपोर्ट आएगी, क्योंकि आजकल तो देखते हैं हम लोग प्ले ग्रुप हो गया, नर्सरी, इन बच्चों की भी आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, बट ये स्कूल पर्टिकुलरली दे रही थी। तो इसमें ना मेरे को टर्म रिपोर्ट जैसे जैसे आती थी, उससे मुझे पता चलता था कि वेयर शी इज स्टैंडिंग, लाइक इज शी एबल टू फॉलो थिंग्स वट एवर इज बीइंग टॉट इन स्कूल और नॉट। तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट से मैं बहुत इजीली इसको ट्रैक कर पाती थी। एंड वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आ रही थी मेरे को, उसका इम्प्रेशन मेरा पॉजिटिव रहने से मैंने अपने आप को ज़्यादा एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व नहीं किया उसमें, बस ऐसे प्ले अराउंड करती थी इसके साथ स्लेट लेके। एक और चीज़ मैंने जो की थी, इसको जब ये प्ले ग्रुप में ही थी, मैंने वुडन स्टेंसिल्स लिए थे जो मतलब अल्फ़ाबेट्स के होते हैं, तो उसका ना शेप आप बच्चे को बस उंगली से फिरा सकते हो। तो पेंसिल पकड़ने से पहले या चॉक पकड़ने से पहले मैंने उसको वो स्लेट पे काफ़ी मतलब प्रैक्टिस की कराया था। शेप्स को भी मैंने वैसे ही किया था। तो स्टेंसिल का यूज़ मेरे को मतलब बहुत हेल्प किया। बट देन लेटर ऑन सेकेंड, जब ये लोग स्कूल में जाते हैं, ये लोग को ना डिफरेंट पैटर्न से सिखाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन्स एंड 1 स्लीपिंग लाइन। तो मैं अब मेरी बेटी को पूछती हूँ, आशवी हाउ डू यू राइट ए, तो वो मुझे लिख के नहीं बोल रही है, मतलब शी इज़ ओरली टेलिंग मी मम्मा 2 स्लैंटिंग लाइन्स एंड 1 स्लीपिंग लाइन। सो एक इमेजिनेशन बन जा रहा है। सो उस तरह से मतलब हम लोग जस्ट ओरली मैं इसके साथ कर रही हूँ, बिकॉज मेरा ये है कि इवन आई कैन राइट इट। कभी कभार उसका मन होता है कि मम्मा आप, मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो, तो फिर मैं जब बोर्ड ले करके मतलब स्लेट पर ही लिखते हैं हम लोग, पेन पेंसिल तो मतलब पेपर पे नहीं, मैं जल्दी से उसको वो करती हूँ, बिकॉज उसकी स्कूल में भी अभी काफ़ी टाइम तक उन लोगों ने स्लेट से ही खेला है। तो वो लिखती है, फिर मैं लिखती हूँ, तो अल्फ़ाबेट्स तो मैं लिख पाती हूँ, बट आगे का जो भी अगर वो कुछ भी एक्सटेंड करती है, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैडम विल टीच यू एंड देन यू कम एंड टीच मी, सो वी बोथ विल प्ले विथ ईच अदर। आप मुझे सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगी, आप मेरी टीचर बन जाना, मैं आपकी टीचर बन जाऊंगी, करके ऐसे मीन्स आई एम नॉट डायरेक्टली टेलिंग हर कि आई विल नॉट डू दैट फॉर यू, बट at the same time I want that thing to come from her. So luckily अभी तक तो वो she's doing well with that, but आगे देखते हैं क्या चैलेंज आएगा। So here एक चीज़ मैं what concentrate मतलब highlight करूँगी is कि very lucky enough to have that cooperation from school ज्योति, that is very very important। हाँ। So मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊँगी। जैसे हमको ना स्कूल में सब पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप लगाया था, सो दैट वाज फॉर इंट्रोड्यूसिंग नंबर्स टू द किड्स। तो वहाँ पर सब पेरेंट्स सब साइटेड है, और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे जो वी वर विजुअली चैलेंज देयर। तो हाँ, तो वहाँ पर ना अब हमको तो कुछ समझ नहीं आएगा, वो ओरली तो वो कुछ बोलते हैं तो हम सुन पाएंगे वो, एंड विल बी एबल टू फॉलो दैट। बट वहाँ पर उन लोगों ने गेम ऑर्गेनाइज करा। अब गेम हम कैसे खेलेंगे, दैट वाज काइंड ऑफ स्नेक एंड लैडर काइंड ऑफ थिंग। डाइस दिया था हमको एंड डाइस डाल के कॉइन्स डालना था। सो वो प्रिंसिपल को पता है कि हमको ऐसे चैलेंज है, तो शी केम आउट एंड शी मेड अस सिट विथ अ साइटेड कपल के साथ बिठाया, एंड मेरे हाथ में, वेंकटेश के हाथ में डाइस पकड़ा के बताया कि दिस इज योर वुडन डाइस
एंड दीज आर योर कॉइन्स, कॉइन्स को हाथ में पकड़ाया। सी दिस इज़ अ वेरी बहुत छोटा सा एफर्ट है ये, बट ये हमको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर टीचर्स या वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेटिव है, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो ये है कि बहुत से एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों को इक्वली सभी बच्चों के साथ compete करने के लिए, करवाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हमें मिले। यही मैं बार बार कहती हूँ, यही हमारा पर्पस है कि अगर हम अलग अलग पेरेंट्स से बात करें और उससे हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगी, जैसे रीडिंग और राइटिंग के तो हमें सॉल्यूशंस मिले, किस तरह से हमें मैनेज करना है और कितना हमारे खुद के लिए पॉसिबल है और कितना नहीं है। अगर सपोज हम बच्चे के लिए ट्यूटर हायर करते हैं या फिर घर पे हमारे सर्वेंट्स होते हैं, अब बच्चा सोसाइटी में भी जाता है, इवन कई बार फैमिली मेम्बर्स में भी होता है, तो हमें नहीं पता कि बच्चे के साथ कौन किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि हम दूर से वॉच भी नहीं कर पाते कई बार, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आकर हमें सब कुछ बताए। तो यहाँ बात आती है गुड टच और बैड टच की। तो बच्चों को किस तरह से ये बताया जाए, या आपने इस फेज में किस तरह से बच्चों को समझाया आपके लिए ये गुड टच है, ये बैड टच है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपके साथ कोई गलत करता भी है थोड़ा बहुत भी, तो आपको आकर सारी स्टोरी मुझे बतानी है और हर चीज़ आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। तो स्वाति दी, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। यस ज्योति, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डायरेक्टली बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड, और नॉट ओनली फिजिकल सेफ्टी, इट इज ऑल्सो अबाउट देयर मेंटल वेलबींग। क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती हैं तो मेंटली भी बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। हम दूर से नहीं, जैसे आपने बोला कि हम दूर से नहीं देख पा सकते कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, या कौन क्या कैसे डील कर रहा है, या क्या कर रहा है उसके साथ, पार्क में जाता है या कहीं पर भी जाता है, तो वो हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग हेल्दी कम्युनिकेशन रखना। ये बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने बच्चे के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो बीइंग वर्किंग मदर्स, शायद हम लोग सबके पास में टाइम बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि बच्चों के साथ वो टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। मैंने अपने केस में जो ऑब्जर्व किया, हम जितना भी टाइम मिलता है, हाफ एन आवर मिले, 1 आवर मिले, 1.5 आवर्स मिले, जितना भी टाइम मिले, हम उसको कंप्लीट अटेंशन दें, ताकि एटलीस्ट इतना तो हो कि उसने दिन भर में क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सब कुछ बताए। और सब कुछ ना भी बताए तो एटलीस्ट उसको ये तो रहे कि हाँ, मुझे कोई सुनने वाला है घर के अंदर। क्योंकि बाकी जो भी होंगे वो उससे पता नहीं कितना कंफर्टेबल वो फील करेगा, लेकिन बीइंग मदर या बीइंग फादर, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपके साथ आके सब कुछ शेयर करे, और उसके साथ जो भी हो रहा है या वो जैसा भी फील कर रहा है वो कम्युनिकेट करे। तो जब व्योम 4.5 ऐसा कुछ, या 4.5 का था, तब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब जिस इंसिडेंट में घर के ही सर्वेंट ने उसके साथ किसी गलत तरीके से उसको ट्रीट किया, या फिर उसको बोलेंगे कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो उसने किया। इट्स नॉट ओनली अबाउट मारा पीटा या वो नहीं, बट सेक्सुअल हरासमेंट अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम उसको वो बोल सकते हैं। तो उसने उस टाइम तो हमको नहीं बताया इमीडिएटली आके, शायद उसको नहीं पता था कि क्या है। उसने उस मतलब जो सर्वेंट था उसने उसको डराया भी, तो उसने आके हमको इमीडिएटली तो नहीं बताया, बट आफ्टर फ्यू डेज उसने मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में कि मम्मा आपको पता है वो भैया के साथ ऐसा है, वो भैया का ये ऐसा है, वो भैया का वो ऐसा है। तो वी वर लाइक कि ये सब ये क्यों बता रहा है। देन वी स्टार्टेड फर्दर प्रोबिंग हिम। तो मतलब इम्पॉर्टेंट मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर बच्चा कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको वहाँ पे स्टॉप ना करके, नहीं बेटा ये गंदी बात है, क्योंकि उसने जो मुझे वर्ड्स यूज करे थे ना उसको एक्सप्लेन करते टाइम पे, तो वो वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि गंदे वर्ड्स होते हैं जो शायद बच्चों को नहीं यूज करना चाहिए, बट लेकिन उसका जो टॉपिक था, वो जो बोलना चाह रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रादर देन हम उसको बच्चे को ये बोले कि बेटा हट गंदी बात है, ये सब नहीं बोलते, उसको फर्दर प्रोब करना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, अगर बच्चा इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है तो शायद हमें यहीं से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमने तो घर पे ऐसे वर्ड्स कभी यूज नहीं किए, तो बच्चा कहाँ से सीख कर आया। Exactly. So these are some indications कि इसके साथ कुछ तो हो रहा है, या फिर there is something। तो उसको फर्दर प्रोब करना और फर्दर उसको पूछना,
और जरूरी नहीं कि वो उस टाइम पे आपको, उस जैसे मैंने अपने बेटे को उस टाइम पे पूछा तो मुझे उस टाइम पे नहीं बताई सारी स्टोरी, फिर हमने उसको फिर थोड़े टाइम के बाद में या फिर नेक्स्ट डे में फिर उसको फर्दर पूछा कि वो बताओ ना ऐसा क्या हुआ था, तो तब उसने और फर्दर स्टोरी बताई। तो उस टाइम तक मैंने इसको गुड टच बैड टच के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि हमने सबसे यही सुना था, मैंने डॉक्टर को भी पूछा था, इसके स्कूल में टीचर को भी पूछा गुड टच बैड टच के बारे में, कब इंट्रोड्यूस करना है, कब सिखा सकते हैं, और मेरा बेटा था तो मुझे इतना ज्यादा ये नहीं था कि मुझे सिखाना ही है इस स्टेज पे एटलीस्ट। बट इसके बाद में आई वॉज वेरी शॉक्ड, और फिर मैंने डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया कि ऐसे से हुआ है, जिसके टीचर्स को पूछा तो उन्होंने बोला कि ऑल्दो दिस इज वेरी अर्ली एज फॉर सच फॉर चाइल्ड टू लर्न अबाउट ऑल दिस गुड टच बैड टच, बट बिकॉज इसके साथ ये सब चीजें हुई हैं देन इट इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंट्रोड्यूस करें। और तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को शायद हम 4.5 या 5 इयर्स पे ये चीज इंट्रोड्यूस कर देना आजकल के जमाने में जरूरी हो गया है, जब हम बच्चों को इतना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो बच्चे बाहर पार्क में भी जा रहे हैं, डे केयर में जा रहे हैं, क्रेच में जा रहे हैं, तो इतनी सारी जगहों पे, और हम घर पे सर्वेंट्स आ रहे हैं, काम करने वाले ट्यूटर्स आ रहे हैं, तो शायद बच्चों का एक्सटर्नल जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आई थिंक अब बच्चे शायद छोटे नहीं और उनको टीवी मोबाइल पे सब चीजों में बहुत अजीब अलग अलग सी चीजें देखते हैं वो, तो आई थिंक अब का जो टाइम है, या आपके जो बच्चे हैं उनके लिए 5 इयर्स इज अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस गुड टच एंड बैड टच। जो हमने जो सिखाया उसको हमने बस छोटी छोटी चीजों से ही सिखाया कि बेम अगर आपको यहाँ कोई टच करता है या यहाँ कोई टच करता है तो आप मम्मा को आके बताओगे, या बैड टच होता है या ये सही नहीं होता, तो ठीक है उसको पता है। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि उसके लिए शायद वो अर्ली चीज है कि उसको समझ में नहीं आता, वो तो कभी कहीं पर भी मुझे रोड पे भी पूछता है मम्मा आपको पता है बैड टच कहाँ होता है तो उसको तो उसके लिए इट बिकम्स अ फन, बट बताना जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए बच्चों को। कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हम कुछ ना बताएं उससे कुछ कुछ बताना शुरू करें तो बच्चों को कुछ क्लैरिटी मिलती है और आगे जाके वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर बॉयज़ को तो इन बातों को बताना ज़रूरी ही है, गर्ल्स को भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, और इनफैक्ट गर्ल्स के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो सान्या और सुरभि, आप इस चीज़ के लिए किस तरह से अलर्ट रहे और आपने क्या किया? आप में से कुछ, आप दोनों में से कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे हाँ जी आप बोलें। जी सुरभि आप तो जैसे ज्योति, जैसे मैंने क्या किया था इनिशियली लाइक 3+ की जब वो हुई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसको बोलूं क्योंकि वो थोड़ा चीज़ें समझने लगी थी, मतलब इन जनरल थोड़ी सी मुझे लगा कि थोड़ी सी बेटर हो रही है चीज़ें समझने में, जेनरिक वे में बोल रही हूँ। तो आई थॉट कि वेदर दिस इज द राइट एज और नॉट, बट मुझे लगा कि ठीक है लेट मी वेट फॉर सम मोर टाइम लाइक फॉर 6 months और सो। बट वन डे शी कम्स टू मी एंड शी इज़ लाइक मम्मी वो भैया मेरे बाल टच कर रहे थे, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई वॉज लाइक, मैंने बोला व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग आश्वी, beat anyone, you have to be very gentle and polite and you just say please I'm not liking it, don't touch my hair or don't touch my hand or whatever it is. You have to be very particular, you have to express yourself. यहाँ पर very important है कि बच्चा express करे सामने वाले को, और any such thing is happening you have to immediately let it know to me or to your dad or to anyone in and around there. जो भी फैमिली मेम्बर है, जैसे भैया हो गए या मामा हो गए, जैसे नानी हो गई या कोई भी दादी हो गई, उनको आपको आके बोलना है इमीडिएटली, ठीक है मम्मा नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा तो आप उनको डांट देना। मैं तो डांट दूंगी बेबी बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बोला तो फिर वो जानने लगी प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू बी सेफ एवरीवेयर आश्वी। ओके मम्मा, वो हो गया। देन लेटर ऑन अगेन सम 2-3 months बैक अगेन सच थिंग हैपेंड कि मेरे ऐसे जा रहे थे मम्मा, भैया वहां से मेरे हैंड को ऐसे टच कर दिए। ऐसे क्यों करते वो लोग बार बार? आई सेड व्हाट डिड यू से? मैंने बोला मम्मा जोर से बोल दी, मैं तो गुस्सा आ गया मुझे। जनरली शी डजंट लाइक इट, तो उसने गुस्से में बोल दिया। तो फिर तब मैंने उसको, मुझे लगा कि नहीं अब मुझे इसको लेट हर नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो मैंने उसको वही बोला कि एनी वन इज बिहेविंग एनीथिंग विच यू आर नॉट लाइकिंग, नॉट ओनली विद द टच, कोई आपको वर्बली भी कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और यू आर फीलिंग बैड, और एनीथिंग विच यू आर नॉट कंफर्टेबल
यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। आपको वहीं देन एंड देयर इटसेल्फ आपको बोलना है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मेरे से ऐसी बात मत करो। एंड एट द सेम टाइम आपको किसी ना किसी को वो बताना है कि ये सो एंड सो पर्सन मेरे साथ ऐसे कर रहा था। वो मम्मा को भी पता होना चाहिए एंड वो फैमिली में सबको पता, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो हो सकता है कि मैं वो टाइम पर अवेलेबल नहीं हूँ एंड बच्ची अपने मन में रख ले और बाद में फिर वो भूल जाए। तो इसलिए मैं उसको बोलती थी कि फैमिली में आपको जो भी आसपास दिख रहा है आप उनको जाके बोल सकते हो, बिकॉज फैमिली पे उतना तो हम डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इसको, हालांकि कुछ मेजर तो नहीं हुआ है टचवुड, बट आई थॉट कि दिस द राइट टाइम एंड नाउ शी इज लाइक वेरी वेल विद दैट। अगर उसको समझ में नहीं आता वो, हाँ, वो बात भी नहीं करती एंड वो बोलती है प्लीज मुझे ऐसा मत करो। दिस गोज सेम विद उसका ईटिंग हैबिट्स में भी सेम फॉलो होता है। मैंने मतलब उसको सिंक कर दिया था कि आपको कुछ खाना नहीं है, जैसे कोई आपको जंक फूड ऑफर कर रहा है, डोंट टेक इट। बिकॉज कई बार क्या होता है ज्योति, कोई स्ट्रेंजर आ गया घर में या कुछ भी, भाई मेड्स का ही ले लो, किसी का भी चैलेंज, हम किसी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, टॉफी के नाम से, कैंडी के नाम से, हाँ, दे के बच्चे को आगे लेंगे, हक करेंगे, किस करेंगे, मतलब वो सब चीजें देखो होती है। तो चॉकलेट्स तो शी इज लाइक इनिशियल डे से ही उसको चॉकलेट्स, जंक फूड से मैंने बहुत ज़्यादा अवे रखा है। काफ़ी चैलेंजिंग है, बट उसको अगर कुछ भी जंक फूड खाना है तो शी इज़ हैविंग दैट हेजिटेशन कि मम्मा को नहीं पता है, मम्मा को बोल के मैं खा लूँ या मम्मा मेरे को देगी। क्योंकि साथ ही साथ मैंने उसको ये भी इंश्योर किया है आपको खाने का, क्योंकि बच्ची ये 10 जगह देख रही है, स्कूल जा रही है, फ्रेंड्स को देख रही है, फैमिली, उसका भी मन करेगा खाने को। आपको चाहिए आप मम्मा को बोलो, मम्मा विल 110% गेट दैट फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है कि हमें बच्चों को टाइम टू टाइम अलर्ट करते रहना है। और सानिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, ज्योति, मुझे ऐसा लगता है जो हमने फॉलो किया उस एज में, एक्चुअली सबसे पहले तो बच्चे के साथ हमें बहुत ट्रिकी, बहुत ज्यादा जो वे है वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसको हम किस वे से समझाएं। हमने किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया था, उन्होंने हमें ये समझाया था कि बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो वर्ड्स अभी से नहीं जाने देने, क्योंकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा उस आपका जो ध्यान है उस पर बार बार जाएगा। तो गुड टच और बैड टच को समझाने के लिए कैसे वर्ड्स यूज करने हैं कि जस्ट लाइक कि बच्चे आपको, मतलब हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया था 3 इयर्स की एज में उसे, हमने सिर्फ उसे ये सिखाया उसको फीलिंग्स के साथ कि भाई अगर तुम्हें कोई तंग करता है, परेशान करता है, तुमने वहां पर रिएक्ट करना है, चिल्लाना है, रिएक्ट करना है, दैट्स इट। तो जितने कम वर्ड्स उसके माइंड में जाएं उतना ही मुझे लगता है कि ठीक होता है। और दूसरी बात ये कि आजकल पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो भी बच्चे को अपने वे से, बहुत अच्छे वे से गाइड करते हैं इस चीज के लिए। और ज्यादा अवेयर, बच्चे से भी ज्यादा अवेयर हम पेरेंट्स को रहने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं है इस चीज की, हमें इतना उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नो डाउट कि हम उसके साथ हर टाइम नहीं हो सकते, बट जो हम कर सकते हैं, जितना हम उसके साथ इंटरेक्ट करें, जितना हम उसके साथ फ्रेंडली रहें, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ताकि वो हर चीज हमें जो है ना वो आकर बताए। बिल्कुल सही। तो ये सॉल्यूशंस हैं, हमें इन चीज़ों के लिए बहुत अलर्ट रहना है और रहना पड़ता भी है। तो आई थिंक ये फेज़ भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज करा, बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर से हम स्कूल में आते हैं जिस पर हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। तो मेरे माइंड में अब एक सवाल आ रहा है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर बहुत सी असाइनमेंट्स मिलती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हद तक सब विजुअल ही होता है। कभी आपको कुछ बनाकर भेजना है, आपको ये असाइनमेंट बनानी है, आपको इस तरह से बहुत कुछ है, आप समझ सकते हैं। तो अब ये चीज़ें, हम इतने आर्ट एंड क्राफ्ट में हम भी नहीं हैं और इतने नहीं है कि हम बाकी बच्चों के साथ भी compete कर सकें। और हर मदर कुछ इनोवेटिव करना चाहती है और ज़्यादातर ये मदर्स ही बनाती हैं, क्योंकि 3 to 5 की एज में बच्चा कितना बना लेगा। तो आपने किस तरह से मैनेज किया? तो ये सवाल
अब जाता है स्वाति दी के पास। यस ज्योति, ये बहुत टफ चीज़ है क्योंकि कभी हमें उन्हें कोई प्लांट बनाना है, कभी फ्लावर बनाना है, कभी फिश बनाना है, कभी कोई एनिमल बनाना है। तो और इनफैक्ट इस एज ग्रुप में आजकल का जो एजुकेशन स्टाइल हो गया है उसमें यही सब कुछ ज़्यादा चलता है। और मतलब ताकि बच्चे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं वो उस पर ज़्यादा जोर रहता है। सभी स्कूल्स आजकल यही फॉलो करते हैं। तो इनिशियल फेज में तो जब हम 3 इयर्स का था, नर्सरी में गया, तब तो ये चीज़ें ईजी थी क्योंकि तब तो मेनली कलर्स के ऊपर बेस्ड रहता था कि कभी रेड कलर का पहना के भेजना है, कभी ग्रीन कलर का। तो तब कंपैरेटिवली चीज़ें ईजी होती थी और जो बनाना भी होता था, कभी काओ बनाना है, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो इसके तो हम मास्क ले आया करते थे कि मास्क जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो वो लगाकर उसको भेज दिया करते थे। तो इनिशियली तो हमने बस यही किया और वो छोटा भी था तो हमें लगता था ठीक है मतलब। और एक बार इसको रैबिट बनाना था, आई रिमेम्बर इसको रैबिट बनाना था, मैंने ना पूरा मेरी क्रिएटिविटी यूज करके इसके पूरे एक टी शर्ट लिया, उसके ऊपर कॉटन में स्टिक किया पूरा ताकि वो रैबिट का और उसने वो पहना भी नहीं। तो इट वाज यूजलेस, तो मैं बना पाई। सबसे इम्पोर्टेंट ये था उस टाइम पे वो बन गया मुझसे क्योंकि कोविड टाइम चल रहे थे तो सारा टाइम घर पे ही होते थे और इनका जो स्कूल था वो भी थोड़े टाइम के लिए उस टाइम पे ओपन हो रहा था। तो उसने वो पहना भी नहीं, बट हाँ वो बनाया। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा क्रिएटिव कुछ करा होगा मतलब अपनी लाइफ में शायद कि इस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इनिशियल में तो थोड़ा इजी था, बट बाद में जब चीज़ें कभी फिश बनाना है ये सब चीज़ों में चैलेंज आता था। तो हमने जो मेनली किया वो कई बार हमने मार्केट से जो ड्रेसेस आती हैं फैंसी ड्रेस वाली वो ही परचेज करके पहनाई हैं ज़्यादातर। और जो असाइनमेंट्स करने होते थे जिसमें कुछ बना कर लेकर जाना है, जो जिनके पास हमने इसका ट्यूशन लगाया हुआ है उनके हेल्प लेकर उनको हम आइडिया देते थे कि आप ऐसा से करवा सकते हो। आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन का काम उन पर छोड़ देते थे। आइडिया यूज्ड टू बी आर्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड टू बी द टीचर्स थिंग। तो इस टाइप से अभी तक हम मैनेज कर रहे हैं। तो जिसमें ड्रेसेस अगर कुछ बनाना होते हैं तो दैट इज फैंसी ड्रेस की शॉप से रेंट किया एंड उसको पहना कर भेज दिया। और अगर कुछ असाइनमेंट करना है तो ट्यूशन टीचर। ओके, तो सानिया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या अब तो सुगंधिम खुद ही बहुत अच्छा आर्ट कर लेती है, बट सब कुछ खुद बना लेती है, मास्क एंड ऑल। बट उस टाइम पर क्या होता था कि जब हमने स्कूल फाइंड आउट करना था इसका, हमने सबसे ज्यादा ध्यान इसी चीज पे दिया कि जहां पर हमें ये एक्टिविटीज पे ज्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं, ज्यादा नहीं कर सकते इन चीजों पर। तो हमें स्कूल बहुत अच्छा मिला, टचवुड। हमें टीचर्स जो इसकी होती थी वो हमें एक दिन पहले बता देती थी कि ये है, आप ये सामान भेज दो, हम अपने आप उसको रेडी कर देंगे, हम सारा कुछ खुद कर देंगे। तो इन चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यस, कभी जैसे ईयर में जैसे कृष्णा बनाना है बच्चे को या कुछ ऐसा, तो वो हम उसको जो मेकअप वगैरह करना है वंस इन अ वाइल कभी जरूरत पड़ती थी तो वो नेबर्स की हम हेल्प लेते थे, क्योंकि हम यहाँ पर खुद ही दोनों मैनेज करते हैं, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी हेल्प नहीं है, फैमिली हमारी यहाँ पर चंडीगढ़ में नहीं है। तो चीज में ये हमारे लिए इजी नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ स्कूल्स में ये भी होता है कि आज आपको इस कलर का फ्रूट भेजना है, आज आपको सैंडविच इस शेप में बना के भेजने हैं। तो मतलब उस केस में फिर हमने टीचर प्रिंसिपल से बात की थी कि इस चीज को हम ज्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमारी जो हेल्प है वो टीचर्स ने की, पेरेंट्स ने की, एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मतलब वो उन्होंने हमें इतना अंडरस्टैंड किया। उसी स्कूल में डाला था हमने, बिल्कुल घर के पास था वो हमारे। और मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत जरूरी होता था बच्चे के लिए वो खुद बना के भेज देती थी, और इवन अब भी ऐसा ही होता है, जो बहुत कुछ उसका आर्ट क्राफ्ट का कुछ ऐसा काम होता है वो मेरे हस्बैंड के कुलीग हैं, वो उसमें हमारी हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कि आपको अपना सोशल सर्कल भी ऐसा रखना है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इसेंशियल है। सोशल सर्कल जो है ना वो एक विजुअली चैलेंज्ड के लिए मुझे लगता है बहुत इसेंशियल है, क्योंकि उसे हर टाइम किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है।
सारे काम वो खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। सुरभि, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, सेम एक्सपीरियंस है जो सानिया जी का था ज्योति। मैंने भी जब स्कूल ढूँढने के टाइम पे मैंने पहले भी बोला, मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे को ये स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि ये चीज़ों में ना डेफ़िनेटली देखो हमको साइटेड असिस्टेंस चाहिए। और जब स्कूल में जब बात की और हमारा जब इंटरव्यू हुआ ऑलमोस्ट 2 आवर्स का, तो यही सब कुछ डिस्कशंस चल रहे थे। इन जनरल भी नॉट ओनली फॉर आश्वी और फॉर अस, इन जनरल स्कूल में देयर इज़ नो कंपटीशन। और जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया या फेस्टिवल्स का वो हो गया, वो लोग बेसिकली अपनी तरह से बच्चे को अवेयर कर रहे हैं, बट नॉट विद दिस स्टफ आई कैन से। तो सो फार आई एम आउट ऑफ दिस चैलेंज, बट आगे देखना है प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स में क्या हमको कैसे हम ओवरकम करेंगे। नाइस। सॉल्यूशंस तो हमें हर प्रॉब्लम के मिल जाते हैं, पर ये है कि हमें ये देखना है कि किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सुरभि, आपने पहले थोड़ी सी बात की थी ईटिंग हैबिट्स पर, तो इस एज में हाँ बच्चों ज्योति। की ईटिंग हैबिट्स भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि बच्चा जब सोसाइटी में जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, इवन टीवी देखता है, तो उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखती हैं और बच्चे का मन करता है कि मैं भी खाऊंगा, मैं भी पीऊंगा। और जब बच्चा छोटा होता है तब तो हम थोड़ा सा उसे बहका सकते हैं और कह सकते हैं कि लाइक वो कहते हैं ना, इल्यूजन्स कर लेते हैं, बट बाद में ये चीज़ें नहीं हो पाती। बच्चा हर सच जानता है, आप उसका झूठ भी नहीं बोल सकते, और वो आप शायद आपसे ज़्यादा बेटर जानता है, तो उस टाइम पे बच्चों को समझाना करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन में आपने किस तरह से मैनेज किया? सर भी आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ज्योति एक ही चीज़ जो मैंने उसके चाइल्डहुड से किया था, जो मैंने उसको एक ही चीज़ दिखाई थी और सिखाई थी और करी भी थी, कि हमको जंक फूड नहीं खाना है, चॉकलेट्स नहीं खाना है, उसमें केमिकल्स है, खाएंगे तो टमी पेन, वही जो स्टोरी सब पेरेंट्स सुनाते हैं, वो कीप रिपीटिंग। बट द मेजर थिंग व्हाट आई डिड वाज विच वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी, मैं और वेंकटेश जैसे दोनों पेरेंट्स, बाकी सारे आसपास सब खाए, बेटू मम्मा पापा इज़ नॉट ईटिंग विच मीन्स दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो ये चीज़ ना आज भी उसमें है कि उसका कंसंट्रेशन यही रहता है कि मम्मा आप खा रहे हैं क्या, ठीक है। कई बार वो है ना, थोड़ा सा आप फैमिली में हो या गैदरिंग में हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, एंड मुझे भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, बट इट्स ओके। बच्चे के लिए उतना कॉम्प्रोमाइज हमारे लिए काफ़ी है, हमारा बच्चा एंड ऑफ द डे हेल्दी रह रहा है। ये मोस्टली केचप के साथ होता है ज्योति, केचप तो हो सर गया। इसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट बात ये लगती है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ में पेरेंट्स, बहुत अलर्ट यस रहना है कि वो भी यस उन यस, चीज़ों को कंज्यूम ना करें जो बच्चे के नहीं लिए गलत है। करें। हाँ, अगर फैमिली और में एक उसे और ले एक रहे हैं तो आप भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे फिर। नहीं कर एंड एक और एक चीज़ यहाँ क्या है कि उसको हम ये बोल दो कि वो बाहर का है एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग इट इन अ हेल्दी वे, आपको चाहिए मम्मा विल डू इट दैट फॉर यू एट होम। फिर हमको मेक श्योर करना है कि उसको कोई एक ऐसा हम टाइम दे या उसको ऐसे प्रॉमिस करे कि बेटा हम आपको घर में विल श्योरली दैट विल कुक दैट फॉर यू एट होम, यू लाइक इट यू ईट इट। जैसे पास्ता हो गया बाहर का, एंड ऑब्वियसली वो डिफरेंस तो रहता ही है, वो लोग मैदा यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको उतना कुछ पता नहीं। यू लाइक पास्ता, अब हमेशा तो यू कांट अवॉइड इट, बट वो टाइम पे क्वांटिटी पे हम ध्यान दे करके ना बच्चे को कन्विंस करना है हमको कि दिस इज़ इनफ, क्योंकि दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड आपको चाहिए, आपको अच्छे से मन से खाना है, हम घर में खाएंगे मम्मा इज मेनली। तो ज्योति जो मेरा एक्सपीरियंस है इज ओनली कॉम्प्रोमाइज विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑल्सो शुड कॉम्प्रोमाइज, तब आपका बच्चा बहुत अच्छे लेवल पे आपसे कनेक्ट होगा और आपकी बात मानेगा, वो स्टबर्ननेस में एग्रेशन में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। स्वाति दी और सान्या, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? ज्योति, मैंने जो इस चीज़ में अगर हम जंक फूड की बात करें तो जब व्योम 3 इयर्स या 2.5 या 3 इयर्स का था तब तक तो हमने डेफिनेटली जंक फूड काफ़ी अवॉइड करते थे, उसको नहीं देते थे। बट एक पॉइंट आया जब हम शायद कम्प्लीटली उसको क्योंकि हम फैमिली के अंदर रहते हैं तो कोई भी लाके हाथ में पकड़ा देता है, बेटा ये खा लो, आप हमेशा उसको वो नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं खाएगा ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी को वो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि आप बाहर का खाना खाओगे ही खाओगे। बाहर आप कहीं पे भी घूमने जाएंगे, हम कहीं पे भी कोई भी आउटिंग पे जाएंगे
कहीं पर भी जाएंगे उसको बाहर का खाना मिलेगा ही मिलेगा एक एज के बाद में, उसको आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते। तो वी स्टार्टेड गिविंग हिम इन अ वेरी नॉट इंटेंशनली ऑफ कोर्स, बट हम उसको बहुत ज़्यादा रोकते भी नहीं थे कि वो अगर आपको चॉकलेट कोई दे रहा है तो नहीं, मतलब खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं था। हमने देना स्टार्ट कर दिया था, वो खा लो बेटा, लेकिन उसका कंडीशन रहता था कि आपको पहले हेल्दी फूड खाना है, आप खा लो, चॉकलेट भी खा लो, बाद में खा लेना, लेकिन आपको पहले अपना फूड फिनिश करना है, उसके बाद में आपको चॉकलेट खाना है, आप चॉकलेट खाओ, आपको जूस पीना है, आप जूस पियो, लेकिन आपकी टमी पहले फुल होनी चाहिए खाने के साथ। तो दिस वाज वन ऑफ द कंडीशन। तो हम उसे एक लिमिटेड वे में कंट्रोल करते हैं, और अभी भी उसका वही है, एक लिमिटेड कंट्रोल रखते हैं। घर पे भी अभी हम पास्ता बनाते हैं, हम नूडल्स बनाते हैं, हम उसको सब कुछ खिलाते हैं, बाहर का भी खिलाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन अ कंट्रोल्ड वे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, ताकि बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना है कि बाहर का अचानक से खाना खाएगा वो बीमार पड़ेगा। और इसके लिए हाँ ज्योति एक चीज हमने और फॉलो करी थी, हेल्दी फूड अगर हमें खिलाना है, तो जैसे बच्चे घिया नहीं खाना चाहते, लौकी की सब्जी नहीं खाना, करेला नहीं खाना या ब्रिंजल नहीं खाना, ये सब नहीं खाना चाहते, तो एक चीज जो हमने करी थी, हम उसको अभी भी हम उसको यही बोलते हैं, व्योम अगर आपको कुछ नहीं खाना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको 12 टाइम्स खाने के बाद में आप बोलोगे कि मम्मा अच्छा नहीं है, 12 टाइम्स खाने के बाद में अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत खाओ लेकिन आपको वो 12 टाइम्स खाना है, एंड दैट वर्क। और क्योंकि 12 टाइम खाने से ऑफ कोर्स उसका पेट भर जाता है Oh my God, that's really nice. सान्या, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं स्वाति जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ। बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और हमने भी उसको इंट्रोड्यूस कराया था। हमने उसको कैंडीज भी खिलाई हैं, वो अब तक भी खाती है, चॉकलेट्स भी खिलाई हैं। उसे ये जरूर कहते हैं यार थोड़ा कम, थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बच्चा स्कूल में जाएगा, जो वो देखता है बाकी बच्चों को खाते हुए, क्योंकि सब खाते हैं आजकल, जंक भी खाना है उन्होंने, कैंडीज भी, चॉकलेट्स भी, और जब हम उस बच्चे को रिफ्यूज करेंगे ना, वो दूसरे वेज फाइंड आउट करेगा कि मैं इस चीज को कैसे खाऊं, मैं खा के देखूं ये चीज कैसी होती है। समझने का मतलब ये है कि बच्चे किस हद तक बात को मान लेते हैं और किस हद तक हम उसे मना पाते हैं। तो बस यही है कि मैक्सिमम हमें ये कोशिश करनी है, और बच्चे, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मैनेज आपने भी किया है, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन सान्या जी आपसे ही पूछूंगी। ये है कि बच्चे 3 to 5 years के बीच में जब होते हैं, लाइक 4 years के, 5 years के, जब बच्चे कहते हैं ना वर्ल्ड में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी चीज़ें विजुअल हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चा हमसे सवाल पूछता है, मम्मा ये क्या है, या पापा ये क्या है, वो क्या है, आप वो देखो, वो कौन सा कलर है, वो, मतलब बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ऑन द स्पॉट आंसर भी ढूंढना होता है। अब इस सिचुएशन में हम बच्चे को ना भी नहीं कर सकते, क्या करें? तो सान्या जी आपसे शुरुआत करती जी। देखो ज्योति, बच्चा तो क्वेश्चंस पूछेगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की, क्योंकि उसकी ये ग्रोइंग एज होती है, उसके माइंड में बहुत कुछ होता है कि मैं ये भी सीखूं, मैं वो भी सीखूं, मुझे ये भी पता हो। सो वो बहुत क्वेश्चनिंग करता है। अगर वो आपका बच्चा सोशल है तो वो क्वेश्चनिंग जो है वो करेगा। तो सुगु भी बहुत क्वेश्चनिंग करती थी हमसे। तो मुझे आज भी याद है कि हम एक बार एक रेस्टोरेंट में गए, तो इसने पूछा कि मम्मा ये क्या है। अब हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ पर क्या पूछ रही है। तो देन वी कॉल वेटर, हमने उसको बोला कि जब वो आया, हमने पूछा भैया ये कहाँ पर इशारा कर रही है, आप हमें बताओ, बच्चे को बताओ कि ये क्या चीज है। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि जो बाकी आंखें हैं ना, उनकी हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। हम नहीं देख पा रहे तो बाकी जो आईज है वो देख रही हैं तो यहाँ पर हम अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं इस वे से। बाकी हाँ, एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी कि बच्चे को ना रीडिंग की आदत जरूर डालें। तो टचवुड अब उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, तो अब वो हमें बताती है, अब हम नहीं उसे बताते, अब वो बताती है कि पापा ये यही बात है कि पहले आपको मेहनत करनी है, फिर बच्चे आपको बताते हैं कि ये है, फिर हमारे लिए वो हमें हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी।
सुरभि, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा सेम एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी मोस्टली तो साइटेड असिस्टेंस ही लेती हूँ ज्योति, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि वो बच्चे का इशारा समझे हम। और इस केस में बेटर है कि हम उसको, जैसे सानिया जी ने बोला, सप्रेस नहीं करके उसको किसी भी अपने फैमिली मेंबर हो, फैमिली अगर साथ हो तो, या बाहर कोई हो अपने आसपास जहाँ हम पूछें, क्योंकि इसमें अपनी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा हमको सपोर्ट नहीं कर पाती है। मुझे याद आता है, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा बेटा सो रहा था तो लाइक मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ स्टोरी सुना रही थी या उसकी बातें सुन रही थी। अचानक से उसके माइंड में आया, मम्मा मेरी टी शर्ट पे क्या बना हुआ है। तो एकदम से मैं ब्लैंक हो गई, मुझे लगा क्या बना है मुझे तो नहीं याद, और ना तो मैंने कभी पूछा। तो फिर मैंने इमीडिएटली मैंने अपनी भाभी को कॉल किया और मैंने उससे वीडियो कॉल पे दिखा के पूछा कि इसकी शर्ट पे क्या बना है। तो उसने बताया कि रैबिट बना हुआ है। तो फिर मैंने उससे बताया। तो इस तरह के सॉल्यूशंस हमें इमीडिएटली कई बार करने पड़ते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर हम हल निकालने की कोशिश करें, और अगर किसी केस में नहीं निकल पाता तो बच्चों को समझाया जा सकता है कि मैं आपको इसका मतलब आई गिव यू द आंसर, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। अगर शायद आप उन्हें बता दें तो बच्चों को। यस जी स्वाति दी, क्योंकि इसमें एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है हम और कर सकते हैं या हमने करी है, हम उस बच्चे से ना उसी टाइम पे फर्दर अगर हम किसी चीज का आंसर नहीं दे पा रहे ना, तो हम उसको फर्दर क्वेश्चनिंग वहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुझे बोला, एक बार मुझे याद है हम लोग कहीं कार से जा रहे थे, उसने मुझे बोला कि मम्मा वो क्या है। अब वो क्या है हमें नहीं पता वो क्या है, स्पेशली कार से जब आप मूव हो रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या है। तो हमने उससे फर्दर पूछा कि वो कौन से कलर का है, कैसे शेप का है। तो ऐसे फर्दर क्वेश्चनिंग करके तो मतलब मुझे पता चला कि वो कोई माउंटेन था, माउंटेन के ऊपर कुछ तो पेड़ वेड़ थे, कुछ था। तो शायद हम रिप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। इससे क्या होता है कि हम और बच्चे की भी क्लैरिटी समझ में आती है कि उसको चीजें वो कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं। बी माई आईज भी बहुत अच्छी ऐप है और बड़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल सही। अभी तो बी माई एआई का जो नया फीचर आया है वो आपको आजकल ना स्टोरी बुक्स के पूरा पेज का डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। बट बच्चा अगर पूछ ले कि मम्मा आप बताओ, जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं बच्चे के लिए, मोस्टली मैं वही यूज करके उसको थोड़ा बहुत स्टोरी रीडिंग करती हूँ। तो उसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग वो आया है जो आपकी पूरी पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है। कई बार बच्चा हमको ही बोलता है, पिक्सी बोर्ड करके ऐप आई है एक, वो पिक्चर भी डिस्क्राइब करता है और बड़े अच्छे वे से डिस्क्राइब करता है। अच्छा, वो तो मैं अवेयर नहीं हूँ, बट हाँ हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है और साइटेड असिस्टेंस भी हमें लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम इमिडिएटली ऑन द स्पॉट अगर हम यूज़ कर लें और सोल्यूशन निकाल लें तो बहुत से सोल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। तो आप तीनों का बहुत जी यहाँ पर ना एक ट्रिकी हमारी सिचुएशन का मैं जो एक वो करना चाहती हूँ, मेरे साथ हो रहा है एंड श्योर हूँ कि आप लोग के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि बच्चे हैं एंड उनकी क्यूरियोसिटी का कोई एंड नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का भी ऐसा है, हमको कन्वीनियंस तो दे रहा है बट उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं बहुत हमको संभल के यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों को ना आजकल काफ़ी ये एज ऐसी है इमिटेट करना है। टीचर जो बोली इमिटेट करना है। मम्मा आप फ़ोन से फ़ोटो खींच के उसको पढ़ रहे हो, फ़ोन को बुक के ऊपर फ़ोन रख रहे हो तो वो रीड कर रहा है, मुझे भी वैसे ही पढ़ना है। रीडिंग में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब चैलेंज आ रहा है, क्योंकि अब एक तरफ हम बच्चों को बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है, और बाकी भी सारी जो चीज़ें हैं हम जो फील करते हैं, जो टेक्सचर वगैरह फील करते हैं, वो भी हमको देख के पूरा कॉपी कैट करने के उसमें आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसको ना ये आदत पड़ जाए मेरे जैसी। बिल्कुल सही। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों का ध्यान रखना भी कि अब बच्चा है उसको आई थिंक। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जैसे हमें विजन प्रॉब्लम है तो बच्चों को साथ साथ मुझे लगता है बताते रहना चाहिए कि हमें इस तरह का इशू है बेटे, भी आपको भी उस चीज़ को समझ के चलना है। तो शायद बच्चा इस चीज को समझेगा और समझेगा थोड़ा टाइम। बट ज्योति ना, हाँ, इस चीज़ के बारे में मैंने ना वेरी रिसेंटली आई थिंक जस्ट 15-20 डेज बैक मैंने डॉक्टर से बात की, इसका जो पीडियाट्रिशियन है।
तो उनको पता है मतलब मेरा केस क्या है। तो मैंने बोला कि डॉक्टर, एट टाइम्स आई फील दैट शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव सम चैलेंज। कई बार होता है ना, बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से ही समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है। अब इसका क्या क्वेश्चन आता है, मम्मा आप मुझे झूठ बोल रहे हो, आप मुझे बात कैसे करा रहे हो, आप तो मुझे कपड़े पहना रहे हो, आप तो मुझे सब कुछ कर रहे हो, आप बोलते हो आपको दिखता नहीं है। तो ना बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि वो उतना अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं आया है। तो उसके लिए ना डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि वही कि उसमें ऐसे जैसे अड़ोसी पड़ोसी फैमिली मेंबर्स, बेटू मम्मा को हेल्प करना, मम्मा को दिखता नहीं, आप मुझे हेल्प करते रहो। मैं करती थी ये। फिर मुझे लगा कि ये सही डायरेक्शन में ही जाएगा, कि ये उसको खुद से वो चीज़ आए, कि वो खुद से समझे वो चीज़। बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल्स में आजकल हर चीज़ की अवेयरनेस है। जब वो लोग पढ़ेंगे साइंस टेक्नोलॉजी, उनको सब धीरे 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 सब कुछ सिखाई देगा। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि डोंट ओवर इंजेक्ट और डोंट ओवर हाईलाइट द थिंग्स वेरिन यू, मतलब बच्चे के उस चीज़ का बच्चे पे प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। बच्चा पॉजिटिव लेके पेरेंट्स को गाइड करना चालू कर देगा, और स्पेशली जहाँ पर दोनों पेरेंट्स चैलेंज्ड हो, बच्चा उस चीज़ को इमोशनली, क्योंकि क्यों मेरे पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स को ये चैलेंज हो सकता है, और फिर वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर आके ना वो एग्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत कुछ मतलब कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चा फेस करेगा। तो वो चीज़ में ना हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि बच्चे को बोलो भी, और ऐसे भी नहीं कि उसको एकदम ही अनअवेयर रखो और उसको सब चीज़ हाथ में दे दो कि हम एकदम नॉर्मल पेरेंट्स हैं। वो भी एक और ट्रिकी चीज़ है हमको, जो पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सान्या, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि बच्चे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जो विजुअलाइज करता है उससे वो धीरे धीरे ग्रो होने दें। हमने कभी नहीं उसे कहा कि हम ब्लाइंड हैं, हम वी आर विजुअली चैलेंज्ड। उसने जो देखा वो उसने कॉपी किया। उसे पता है कि मम्मा पापा को यहाँ मेरी जरूरत है, वो अपने आप ही हाथ पकड़ लेती है। और एक चीज यहाँ मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, जो हमने हमेशा से फॉलो किया है, कि कभी भी अपने बच्चे पर ज्यादा डिपेंड मत रहें। उसे ये फील नहीं, बिल्कुल उस बच्चे को ये फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इन्हें मेरी जरूरत है। उसे ये फील होना चाहिए कि मेरी जरूरत मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी जरूरतें इसने पूरी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि लोग अपने बच्चों की फिंगर पकड़ के कभी उनको इधर लेके जाना है, उधर लेके जाना है। जब भी मेरे साथ मेरी साइटेड फ्रेंड्स होती थी, वो मुझे बताती थी जब भी हम कभी फंक्शंस में जाते थे। तो मैंने तभी से सोचा था कि जब मेरे घर में बेबी आएगा, मैंने ऐसे नहीं करना। और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही मतलब रहे, थैंक गॉड, कि अब कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं, हम हमेशा साइटेड पर्सन को साथ में लेके जाते हैं कि बच्चा अपना एंजॉय करे। वो ये फील ना करे कि मेरे वहाँ पर उसको फील करने की जरूरत है, वहां उसको विजुअलाइज करवाएं कि हाँ भाई, अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी जरूरत भी है, वहां तुमने हेल्प भी करनी है। तो ये चीज हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ख्याल रखने वाली बात है। तो स्वाति दी, आप भी अपने एंडिंग कमेंट्स दे दीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप सबके एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल ज्योति, मैं सानिया जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ में कि बच्चे ना अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। उनको भले ये समझ में ना आए कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, इनको नहीं दिखता, ये सब टर्मिनोलॉजी शायद उनके दिमाग में ना हो, लेकिन उनको समझ में आता है कि इनके साथ कुछ डिफरेंट है। वो अपने आप समझ जाते हैं। हमें शायद कुछ बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मा को हेल्प की ज़रूरत है, पापा को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है। वो सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर स्मार्ट इनफ। और मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही रहेंगे कि हम अपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो व्यू पॉइंट हैं, इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मना करना कर दो वो स्टबर्न हो जाएंगे एज के लिए। तो गिव रिस्पेक्ट टू देयर ओपिनियन, टू देयर चॉइसेस, टू देयर व्यू पॉइंट, और इसके रिटर्न में आपको मिलेगा एक डिसेंट सा बच्चा जो ज्यादा स्टबर्न नहीं रहेगा, ज्यादा जिद्दी बना नहीं करेगा। तो
दिस वुड आई वुड रिकमेंड टू पीपल कि अपने बच्चों की चॉइसेस को भी मैटर दे। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी ज्योति, जब कभी मतलब जो स्पेशली जो 3 to 5 years का और जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बोल रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब बच्चा कोई रीजन से एग्रेसिव हो रहा है तो उस टाइम पे ना हम उसके साथ साथ अपनी टॉप ऑफ द वॉइस पे ना जाए, बिकॉज उससे ना बच्चे को ये फील आएगा कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे और लेट मी स्क्रीम, लेट मी कंटिन्यू द सेम। आप उस टाइम पे बच्चे को हक करके थोड़ा सा प्यार से ये समझाए एंड जानने की कोशिश करे बहुत पेशेंस से कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्यों वो ऐसे कर रहा है, वाई इज ही और शी गेटिंग एंग्री और फीलिंग सैड और फीलिंग लो। बिकॉज आजकल बच्चे आई एम फीलिंग वेरी सैड, आई एम वेरी, यू आर वेरी बैड, मतलब बहुत जल्दी एक्सप्रेशंस थ्रो कर दे रहे हैं। तो वो क्यों, वाई आर यू सेइंग दैट इज बैड और वाई आर यू सैड, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, यू कैन टेल बहुत पोलाइटली। एंड उस टाइम पे हमको बहुत पेशेंस, कई बार क्या होता है हमको ऐसा लगता है अरे ऐसे कैसे हमको ऐसे बोल रही है, हो रहा है मुझे भी कई बार ऐसे हो रहा है, ओ माय गॉड ये तो मेरे को अभी से ऐसे बोल रही है। बट उस टाइम पे ये तो वी हैव टू लाइक होल्ड आवर पेशेंस एंड नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एग्रेशन और दैट बिहेवियर। एब्सोल्युटली, बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना, हमें बहुत ही केयरफुल, ये जो टाइम है बच्चों का, वैसे तो खैर बच्चों की परवरिश का हर फेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमें बहुत से चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पर आज का ये एपिसोड है और आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना बच्चे एक मोम की तरह होते हैं, उसे जिस सांचे में ढालेंगे वो वैसे बनते हैं। तो बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे, जैसा बनाएंगे, बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो आज का एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सभी लिसनर्स के लिए और ख़ास करके सभी पेरेंट्स के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो आई होप कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्योति@रेडियो उड़ान पर लिख सकते हैं। और रेडियो उड़ान को रेगुलरली सुनते रहें। रेडियो उड़ान के ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी शोज़ और एपिसोड्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति। थैंक यू सो मच ज्योति। तो इसी के साथ ही आप मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी कुछ नया लेकर। 5 years अबव एज में पेरेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं इस पर बात करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।